माननीय सभापति जी, राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर मैं समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मन को बड़ी प्रसन्नता है कि जब राष्ट्रपति महोदया हमारे इस नए सदन में प्रवेश कर रही थी, तब सेंगोल के साथ उनकी अगवानी की गई। बड़ी भव्यता थी, बड़ी सादगी थी और हम सब ने आत्मीय रूप से स्वागत करके मन को बड़ी प्रसन्नता दी है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के उन शब्दों को यहाँ दोहराना चाहता हूँ जो उन्होंने अपने संबोधन के प्रारंभ में कहे। इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है। आज़ादी के अमृतकाल की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है, भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है और साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा और ऐसी नीतियां जो आज़ादी के अमृतकाल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से यह संबोधन भारत की राजनीति में हम सब लोग जो लाखों लाख लोगों के द्वारा चुनकर यहाँ आते हैं, उन पर एक बड़ा ही विश्वास है। राष्ट्रपति जी के मन में बड़ी आशाएं हैं कि अमृतकाल के इस दौर में यह भवन भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना का आधार बनते हुए लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे ले जाएगा। निश्चित रूप से हम जानते हैं माननीय सभापति जी कि जो मन के अंदर संकल्प और भाव होते हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने जिन संकल्पों को हम सबके सामने दोहराया और सरकार के किए कामों को और गर्व से यहाँ कहा है। निश्चित रूप से किसी भी सरकार के काम में अनुशासन ये एक महत्वपूर्ण परिधि होती है और हम जानते हैं कि जो वित्तीय असमानताएं देश के सामने रही है, उसको समानता की तरफ ले जाना एक बड़ा संकल्प था। तभी हम कहते हैं कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया रह जाएगा। भारत अपने वित्तीय एकीकरण के दौर में वित्तीय प्रबंधन को साधते हुए वित्तीय संस्थाओं के बीच अनुशासित तरीके से आगे बढ़ा है। घरेलू वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुकूलता, कानूनी प्रतिबंधों का संज्ञान में लेना और वित्तीय प्रबंधन में सारे संस्थानों का उपयोग करना, ये हमारी बड़ी सफलता है। चाहे बीमा संस्थानों का उपयोग हो या बैंकों का। जनधन खातों के माध्यम से हमने एक दिव्य संदेश दिया कि आज़ादी के बाद बैंकों का एकीकरण तो कर दिया गया था, मगर उसके पीछे विचार नहीं थे, उसके पीछे एक अनुशासित कार्यप्रणाली को लेकर आगे चलने वाले ठोस व्यक्तित्व का अभाव था। आज नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर वही बैंकें, वही लोग, वही बिल्डिंग, वही कंप्यूटर, मगर एक नया खाता न खोल सकने वाली बैंकें 45 करोड़ लोगों को अपने उसी संसाधन के अंदर समाहित कर पाई। ये दुनिया के सामने अभूतपूर्व था। डीमोनेटाइजेशन का एक सदा हुआ संकल्प, जिसके परिणाम आज देश ने देखे हैं। हम अगर इसको देखते हैं तो ITR की संख्या जो 3 करोड़ के आसपास थी, आज 8 करोड़ की बड़ी संख्या के आधार बनाकर लोग अपने इस देश के वित्तीय विकास में योगदान देने के लिए एक अनुशासित वित्तीय प्रबंधन के कारण जुड़ पाए हैं। हम जानते हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जिस प्रक्रिया को आधार बनाने का आधार बनकर आगे बढ़ा है, जेम पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेसमेंट हुआ है, उसमें अभूतपूर्व पारदर्शिता हम सबके सामने देखने को मिली है। कई लोग GST की बात उसको इधर उधर की बातों में घुमाते हैं, लेकिन जब एक देश एक कर को आधार बनाकर काम करने का महान संकल्प लिया था
आज 1,64,000 करोड़ का कर कलेक्शन, 1,40,00,000 से अधिक लोग अपने आप को इस वित्तीय कर प्रबंधन में जोड़कर खुश होकर आगे बढ़े हैं, तब हम देख पाते हैं कि अगर वित्तीय प्रबंधन को अनुशासन के सांचे में लाकर ढाला गया तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे परिणाम सामने आते हैं। हम दुनिया के सामने 142वें रैंक पर खड़े थे, आज 63वें रैंक पर खड़े होकर हमने आधार बढ़ाया है। उसके परिणाम भी देश को देखने को मिले हैं। आज अगर वाहनों की बिक्री देखें तो 21 करोड़ वाहन बिके। ये आधार बताता है कि देश के और आम जन के बीच में आर्थिक प्रबंधन बढ़े हैं। लोगों ने पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से 12 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं। यानी देश के नेता अगर अपील करते हैं तो जनता के बीच में सर्वमान्यता से वो स्वीकार्यता बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि माननीय सभापति महोदय, वित्तीय प्रबंधनों के कारण ही एमएसपी का हम एक बड़ा व्यापक घेरा बढ़ा पाए हैं। हमने किसानों को उनके समर्थन मूल्यों की आवश्यकता अनुसार भुगतान करने की प्रक्रिया को बहुत विस्तार दिया है। हमने किसानों को बीमा के माध्यम से एक विश्वसनीय व्यवस्था को सुदृढ़ ढांचे में ढालकर आगे बढ़ाया है। हमने सब्सिडी सेक्टर में बहुत बड़े विस्तार किए ताकि कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में और आधार बन सके। हमने किसानों को सम्मान निधि के माध्यम से एक अनुशासित ढांचे में ढालकर 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को हम अपने आप में जोड़ पाए हैं। माननीय सभापति महोदय, यह वित्तीय अनुशासन का ही परिणाम था कि अगर नीचे जाकर स्थानीय पंचायतों में जाकर हम देखें, स्थानीय निकायों में जाकर देखें, शहरों के वित्तीय प्रबंधनों में देखें तो भारत सरकार के प्रबंधनों की झलक स्पष्ट गांव-गांव, गली-गली, डगर-डगर में हमको देखने को मिलती है। चाहे वो 15 कमीशन का विषय हो, चाहे वो नरेगा का विषय हो, चाहे हम सब लोगों के विश्वास को आधार बनाकर काम कर पाए हों। बैंकों के अंदर एक अविश्वास खड़ा था, लोग अपनी डिपॉजिटों को रखें या न रखें, इस प्रश्न पर खड़े थे। आज बैंकिंग ढांचा सुदृढ़ हुआ है और बैंक एनपीए 4% तक लाकर इन्होंने खड़ा किया है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि 2013-14 का जो शासन व्यवस्था था, आज भारत की सेनाएं, रिटायर्ड सैनिक सड़कों पर खड़े थे। 1 रैंक 1 पेंशन की लंबे समय से मांग थी। आज हम गर्व से कह सकते हैं वित्तीय अनुशासन का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सुदृढ़ ढांचागत विकास हुआ है, आज 1 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन के और उन हितग्राहियों को प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से भारत में औद्योगिक सुधार हुआ है, एमएसएमई सेक्टर के अंदर सुधार, ये अभूतपूर्व है। ये भारत के युवाओं को उत्साहित कर रहा है, ये भारत के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और संकल्प को दृढ़ कर रहा है। 1 लाख से अधिक स्टार्टअप देश में खड़े हो जाना, 1,60,000 से अधिक कंपनियों का विकास और निर्माण हो जाना, शहद से लेकर खादी तक, खिलौने से लेकर रक्षा उत्पादनों तक का अगर निर्यात बढ़ जाता है माननीय सभापति जी, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि वित्तीय अनुशासन के जो फार्मूले देश के प्रधान माननीय मोदी जी ने हम सबको दिए हैं, उसका एक दृढ़ परिणाम है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस तरीके से देश में ढाला गया है, मैं तो आग्रह करूंगा माननीय सभापति जी, उन सब विपक्षीय संबोधन देने वाले ऐसे सांसद भाइयों से कि एक बार द वैक्सीनेशन वार फिल्म अवश्य देख ले। उन्हें पता पड़ जाएगा कि वो कर क्या रहे थे, उन्हें पता पड़ जाएगा कि देश में अनुशासनहीन व्यवस्थाएं किस तरीके से भारतीय मन मानस को और नीचे गिराने का काम कर रही थी। आज वैक्सीनेशन वार पिक्चर देखने के बाद भारत के अंदर की व्यवस्थाएं, उनके कुप्रबंधन और देश के लिए जूझने वाले उन लोगों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट होगा, जिन्होंने रात दिन अहर्निश परिश्रम करके और विशेष करके 70% बहनों ने और आईसीएमआर में रिसर्च में अपनी जानें लगा दी। उन्होंने अपने परिवार की चिंता न करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एक ऐसा आधार खड़ा किया कि आज भारत दुनिया के सामने सर ऊंचा करके कह सकता है कि ये बदला बदला भारत है। हम सब जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि वित्तीय प्रबंधनों के बहुत सारे क्षेत्रों में परिणाम आए हैं। हम ये भी जानते हैं माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रीय असमानताएं
और उसके कारण देश का विकास प्रभावित रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एकजुट होकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हम सब जानते थे कि जो ब्रिटिश इंडिया ने जिस तरीके को अडॉप्ट किया था, क्षेत्र की असमानताएं बनाने के कारण उनको उनके उद्योगों को और उनकी स्वयं की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करते हुए बाकी क्षेत्रों में विकास को जीरो करते हुए और देश के धन का दुरुपयोग करने का मौका मिला था। कांग्रेस ने भी, चूंकि आज़ादी के बाद देश उनके पास था और उनकी सोच में कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो ब्रिटिश आईएएस अधिकारी थे, इटावे के कलेक्टर थे, जिन्होंने जिस पार्टी को आधार बनाया था, उस पार्टी के अंदर जो बीज प्रवाहित थे और ऐसा का ऐसा ही सोच लेकर इन्हें जब तक सरकार चलाने का मौका मिला, ये उसी ब्रिटिश सोच पर देश को चलाते रहे और उसके कारण हम क्षेत्रीय असमानताओं के कारण देश को एकजुट तरीके से विकसित नहीं कर पाए। माननीय सभापति महोदय, हिंसक संघर्ष, विद्रोह, वामपंथी उग्रवाद और हरित क्रांति को कई क्षेत्रों से दूर रखना ये एक दुष्परिणाम था। रेलों का विकास लक्षित नहीं था और इसलिए हम जानते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इसीलिए इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और इसीलिए मोदी जी ने लड़कर अपने कदमों में और पूरी प्रक्रिया को लाकर खड़ा किया है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय, बजट में हम सब ने जिस तरीके से और एक विकसित भारत को सबके सामने संकल्पित करने का प्रण लिया था, उसका परिणाम है कि क्षेत्रीय असमानताओं में जो गिरावट थी उसको सुदृढ़ तरीके से हम आगे ले जा पाएँ। चाहे वो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पर्यटन विकास हो या सीमाओं के रेलवे से लेकर और परियोजनाओं के विकास हों। मैं तो एक बात जानता हूं कि जिस तरीके से क्षेत्रीय असमानताएं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ साथ उन गरीब जिलों में भी रही, आज 123 ऐसे आकांक्षी जिलों को चिन्हित करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास हुआ है, देश में कौशल उन्नयन का विकास हुआ है, पर्यावरण के दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण से लेकर बांस प्रत्यारोपण तक के विकास हुए हैं। हम जानते हैं कि देश के विकास को चिन्हित करते हुए किन किन चीज़ों पर गलतियां हुई है। देश ने आज़ादी के बाद से असमान विकास किया था, उसका दुष्परिणाम मेरे क्षेत्र ने भी माननीय सभापति जी झेला था। हम जानते हैं कि आज NHAI दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का बड़ा ऐसा रोड जो मेरे संसदीय क्षेत्र के उस क्षेत्र से जाता है, जो ट्राइबल के निकट होते हुए निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि क्षेत्रीय असमानताओं के कारण हमारे उन क्षेत्रों का विकास असंभव था, वो मोदी जी ने संभव करके बताया है। मैं तो धन्यवाद ही दूंगा कि मेरा संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और विकास की राह देखते देखते आज़ादी के बाद के 75 वर्ष बीत गए, मगर हम खुश हैं कि कल के बजट में ही 500 करोड़ रुपए रेलवे विकास के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र को मिले। और मेरे संसदीय क्षेत्र का मैं तो रेल मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अभूतपूर्व विकास किया है। आज रेलों के विकास के कारण मेरा संसदीय क्षेत्र और देश के मैप पर आकर खड़ा हुआ है, तो NHAI से जुड़ने के कारण राष्ट्रीय परिदृश्य में मेरा संसदीय क्षेत्र जो सबसे पीछे था, आगे के क्रम में आकर खड़ा हुआ है। वित्त मंत्री जी ने हमारे यहाँ कुछ फसलें हैं जो वित्त मंत्रालय के अधीन रहती है और जिस तरीके से व्यापक ध्यान दिया है, 1 लाख से अधिक लोगों को और अफीम की फसलों से जुड़ने का एक बड़ा मौका मिला है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि वित्तीय प्रबंधन का कमाल था कि चंबल हमारे मुहाने पर खड़ी थी और आज एक एक इंच भूमि चंबल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मध्य प्रदेश सरकार को कि जिन्होंने विशेष प्रयत्न करते हुए हमारे इस क्षेत्र में चंबल के पानी को एक एक इंच भूमि पर सिंचित करने के लिए आगे बढ़ा दिया है। हजारों हेक्टर भूमि चंबल के पानी से सिंचित होने के लिए आगे बढ़ गई है। हम क्या गिना सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, एक संसदीय क्षेत्र मेरा जहां 3 मेडिकल कॉलेज अगर 10 साल के अंदर खुलकर प्रारंभ हो जाते हैं तो गर्व करने के अलावा, उत्साहित होकर हम सब उमंगों में उल्लासों में रहने के अलावा हमारे पास धन्यवाद देने का और कोई रास्ता नहीं है। हम जानते हैं कि एक सैनिक स्कूल मेरे जैसे ग्रामीण पिछड़े गरीब जिले में अगर आकर खड़ा हो जाता है तो हम गर्व महसूस कर सकते हैं।
सेंट्रल स्कूल दो दो आकर खड़े हुए, पीएम श्री स्कूल, मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की श्रृंखला खड़ी हुई, तो 3 नर्सिंग कॉलेज भी एक संसदीय क्षेत्र में लाकर खड़े हुए हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से अच्छे ग्राउंडों का विकास होने का क्रम बढ़ा है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय, न जाति की राजनीति करूंगा, ये दृढ़ इच्छा देश के प्रधान की है, न धर्म की राजनीति करूंगा, कैसे हो मेरे गांव का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगा। जब देश का प्रधान जातिवाद से ऊपर, धर्म से ऊपर गरीबी को पैमाना बनाकर काम करता है, ये जातिवाद के दलदल में ले जाकर रोज वोटों की बात करते हैं, रोज एक दूसरे से उलझाने की बात करते हैं, तब देश के प्रधान के मुंह से हम विचार सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि इस जातिवाद के दंश से माननीय मोदी जी कैसे निपटेंगे। तब वो कहते हैं मैंने 4 जातियां चिन्हित की है जिनको विकास के क्रम में आगे ले जाना है। तो पहली जाति कृषक, दूसरी जाति महिला, तीसरी जाति युवा और चौथी जाति गरीब। जब इस आह्वान को हम अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच ले जाते हैं तो जनता भाव विभोर हो जाती है। वो कहती है कि तमाम दलों ने हमें जातियों के दलदल में डाला है, और आज अगर हम जातियों से दूर रहते हुए विकास की बात करते हैं तब विचार आता है उनको कि नारा तो 1971 में लगा था माननीय सभापति जी गरीबी हटाने का। मनोज कुमार ने प्रभावित होकर पिक्चर भी बना दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। न रोटी मिला, न मकान का पता था, न कपड़े के पते थे। गरीबी के दलदल में जूझता हुआ यह देश आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क राशन पहुंचाकर एक विश्वास प्राप्त कर चुका है। माननीय सभापति महोदय, जब मैं देखता हूं अपने संसदीय क्षेत्र में कि शहरों में, गांवों में शहरों की झुग्गी बस्तियां लगभग गायब है, शहरों की झुग्गी बस्तियों में जबरदस्त सुधार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनने के क्रम और एक विश्वास का क्रम इतना बड़ा है। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना की, मोदी की गारंटी वाला गाड़ी जाता है, तब लोगों के मन में अभूतपूर्व स्नेह जागृत होता है और लोग एक विश्वास के भाव से देखते हैं कि अब मेरा भी समय आएगा। हम विश्वास से 10 करोड़ जब गैस के चूल्हे गए, मैं माननीय सभापति महोदय देश को बताना चाहता हूं, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के दौरान हाथ खड़े करवा कर पूछा कि गैस का चूल्हा किसे प्राप्त नहीं हुआ है। लगभग 1 या 2 नाम जिनमें घर का विभाजन आया हो, उसके अलावा कोई खड़ा नहीं होता। सभी के घर गैस का चूल्हा पहुंच गया है, सड़कें गांव-गांव तक पहुंची है, स्कूलों की व्यवस्थाएं बनी हैं। और जब हम विचार करते हैं, एक समय था माननीय सभापति महोदय, कुओं से पानी लाना पड़ता था, पानी दूषित होता था, पाँव में से कीड़े निकल जाते थे। ग्रामीण भारत में सफ़ेद रंग का 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट का कीड़ा जो पाँव में, जिसे देशी भाषा में वारा कहा जाता था, तड़प तड़प कर निकाला जाता था। आज जब दौर आया है विकसित भारत के बनने का, तब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के गांव-गांव में चंबल का पानी पहुंचते हुए अपनी आंखों से देख रहा हूं। जब लोग घरों में रिश्ता बनाते हैं तो पहले जो बहुएं आती थी उन्हें 3 मटका उठाना पड़ता था पीतल का, और बगल में भी 1 मटका लेकर चलना पड़ता था। धीरे धीरे पानी के प्रबंधनों में कुछ सुधार होता रहा, मगर आखिरकार पानी घर तक नहीं पहुंचा। जब शिक्षित भारत अभियान चला, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अटल जी के नेतृत्व में, भारत में हर एक बच्चे को पढ़ने के अधिकार मिले, तब बहुएं गांव में ब्याहने के पहले अपने पिता से कहती है कि पिता मुझे बताओ, जिस गांव में मुझे ब्याह है वहाँ मुझे पानी तो नहीं लाना पड़ेगा। जब हम सभा में खड़े होकर कहते हैं पाइपलाइनों का जाल बिछ रहा कई किलोमीटर तक, और हम कहते हैं कि नई बहू अगर घर में आ रही है तो विश्वास से कह दो कि दिसंबर 2024 का वह महीना जब आपके घर पर पीने का पानी घर के अंदर टोंटी के द्वारा चूल्हे पर उपलब्ध होगा, तब हजारों सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भावुक होकर कहती है कि ऐसा प्रबंधन हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का परिणाम देश के प्रधान पूर्व देश के लोगों के सामने कहते थे कि मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 85 रुपये ही प्राप्त होता है। जब मैं ग्रामीण लोगों से पूछता हूं कि सरकार ने जितना पैसा भेजा है तुम्हें कितना पैसा मिला है, तब हम गर्व से कह सकते हैं कि 34 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि डीबीटी से ट्रांसफर हुए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए,
अगर उसका 15% हम निकाल कर देखें तो वो 5,10,000 करोड़ ही पहुंचता। 28 लाख करोड़ तो घपले में चला जाता, 28 लाख करोड़ तो भ्रष्टाचार में चला जाता और 28 करोड़ के भ्रष्टाचार में लालायित होकर कई लोग न्याय की यात्राएं कर रहे हैं, कई लोग दीवाने बन रहे हैं कि 28 लाख करोड़ तो उन्हें उनकी पॉकेट में मिलता। आज देश का पैसा बच गया और ये गरीब के घर चल गया। गरीब के घर खुशियों की बहार है, गरीब के घर पर आंगन पर खुशियों की और रंगोली लगी पड़ी है। हम जानते हैं माननीय सभापति महोदय कि आज हम देखते हैं कि किस तरीके से आज़ादी के बाद जाल में हमें फंसाया गया। गाँव में हम जाते हैं तो यूकेलिप्टिस का पौधा लगा हुआ, सूबबूल का पौधा लगा हुआ, वृक्षारोपण के नाम पर गांव के लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि इस पर फल कब आएगा। तो मैंने कहा यह तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि यूकेलिप्टिस का पौधा वो लाए थे, उस पर फल कब लगेगा। सूबबूल लाकर खड़ा किया, बकरी हमारा फली खा लेती थी, बकरी दोनों पांव ऊपर करके खड़ी हो जाती है। बोले भैया मेरी बबूल वाली फली कहाँ गई? मैंने कहा वो तो फली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों ले गए। गायों के लिए गाजर घास, देश का कैसा विकास था और आज नक्शा बदल रहा है। हम जानते हैं कि किसानों को 2900 रुपये 2800 रुपये में यूरिया खाद लाकर देना पड़ता विदेशी बाजारों से और उन्हें 266-70 रुपये में उपलब्ध कराना पड़ता है। भारत का फर्टिलाइजर सब्सिडी सेक्टर बहुत बड़े घाटे में खड़ा है। माननीय सभापति महोदय, देश के युवा, देश के वैज्ञानिक जब प्रयास करते हैं तब नैनो यूरिया, नैनो डीएपी जैसे प्रयास हमारे सामने आते हैं। और माननीय सभापति जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हम विश्वास में जब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी और पेस्टिसाइड की बातें होती है, हरित क्रांति के नाम पर जिन प्रदेशों का विकास हुआ, आज वहां कैंसर के मरीजों से भरी गाड़ियां चलती है। आज जब पेस्टिसाइड छींटने का अवसर या यूरिया को प्रतिबंधित करते हुए कितनी गांव में आवश्यकता, तब मिट्टी परीक्षण जैसा महान काम देश के अंदर खड़ा हुआ है। और ड्रोन के द्वारा हम दीदियां जब ड्रोन के द्वारा दवाई छींटने का काम करेगी तो गांव के किसानों के अंदर बड़ी प्रसन्नता है। मैं प्रसन्न होकर ये कह सकता हूं माननीय सभापति महोदय कि आज देश में चाहे बात सैगोल की हो, चाहे काशी तमिल संगमम की हो, चाहे धारा 370 की हो, चाहे राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की हो, चाहे सेना का एकीकरण का विषय हो, चाहे अबू धाबी में बनने वाले मंदिर का विषय हो, चाहे दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने का और विषय हो, चाहे वैक्सीनेशन के निर्माण में लगे साइंटिस्टों के प्रयासों का विषय हो, चाहे रक्षा उत्पादों में निर्माण में हम आगे बढ़ गए हों, चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम और बच्चों को नई शिक्षा नीति से जोड़ पा रहे हो, चाहे गोल्ड का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो, चाहे फॉरेक्स का रिजर्व स्टॉक बढ़ा हो। आज देश में निर्यात करने वाली सामग्रियां 190 देशों को 7,500 से अधिक वस्तुओं का निर्यात करके हमने देश को आगे बढ़ाया है। तब हम विचार करते हैं, फार्मूला उनके भी पास था, उन्होंने फार्मूला शायद उनके दामाद को दिया और देश ने फार्मूला लाखों करोड़ों युवाओं को दिया है। और इसलिए हम कह सकते हैं बहुत स्पष्ट से कि प्रयास करने वाले सारे लोगों के मन के जो प्रयास हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे पानी पर तस्वीर बनाने से तस्वीर बन नहीं सकती, जैसे आलू से सोना बनाने से सोना बन नहीं सकता, वैसे ही सिर्फ ख्वाब देखने से तकदीर बन नहीं सकती और तस्वीर बदल नहीं सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं इस आशा विश्वास के साथ कि आज़ादी के यह स्वर्णिम काल के 2047 तक का काल भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए प्रेरणास्पद रहेगा और यह संबोधन माननीय राष्ट्रपति महोदय का युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिए आधार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।